हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हो आज आप लोगों को मेरी चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी नाम वाली कंपनी भी है ये इंडिया में। लेकिन ये जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं इसको कुछ दिन बोलूँ तो थोड़ा गलती होगा। लगभग 2016 से ही 2016 या फिर 18 से ही उसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार साइडवेज चल रहा है और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर भी परेशान हो चुका है। क्यों, क्या हो गया इस कंपनी के साथ, क्या हमारे पैसा फंस गए हैं, क्या हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यही सब बात आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, जिसके कारण शेयर प्राइस अप नहीं जा रहा है, या तो फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है या फिर वो साइडवेज जा रहा है। तो यही सब आज हम वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। और लास्ट में मैं आप लोग को जो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्किनर.इन पे ले चलता हूँ, क्योंकि कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन तो है नहीं समझाने के लिए। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1989 में, काफ़ी पुराना कंपनी है। और कंपनी का मेन बिजनेस है गोल्ड और डायमंड, लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है वो गोल्ड से ही आता है। और ये इंडिया के सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टर कंपनी है, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी में से इसका नाम जाना जाता है, जो ये राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप रीड मोर सेक्शन में देखोगे स्किनर.इन में, तो आप लोग यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग ऑफ 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो देखिए वर्ल्ड का 35% गोल्ड प्रोड्यूस ये कंपनी अकेला करता है। मतलब 35% जो गोल्ड है माइनिंग करता है, कंपनी माइनिंग करके गोल्ड प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करता है। मतलब वर्ल्ड के 35% जो गोल्ड प्रोड्यूस करता है वो अकेले ये कंपनी प्रोड्यूस करता है। तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी का प्रेजेंस कितना है वर्ल्ड में। ये सिर्फ इंडिया का ही बड़ी कंपनी नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जो गोल्ड माइनिंग करते हैं और उसके साथ इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर अगर आप लोग देखोगे, ये तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विथ प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। तो देखिए रिफाइनिंग टू रिटेलिंग दैट मीन्स गोल्ड को माइनिंग करने से लेकर एक्सपोर्ट करने तक ये वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी में से एक है। लेकिन अगर आप इसका अगर शेयर प्राइस देखोगे तो वो उल्टा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ना, जिसके कारण इस तरीके का शेयर प्राइस चल रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कंपनी के अंदर, जो हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का देखिए आप लोग R&D फैसिलिटी है बैंगलोर में, एंड मेन रिफाइनिंग फैसिलिटी है बेलारना में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लगभग 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिजाइन किया है आज तक, और जिसको सेलिंग भी किया है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का मेन कॉम्पिटिटर टाइटन ग्रुप नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि टाइटन का बिजनेस और इसका बिजनेस सेम है, नहीं है। टाइटन का बिजनेस है ज्वेलरी का, इसका बिजनेस है गोल्ड का। मतलब ये ज्वेलरी भी बनाता है कहीं भी हद तक, लेकिन जो मेन है वो है गोल्ड। मतलब गोल्ड को रिफाइनिंग करना और उसको एक्सपोर्ट करना। और टाइटन का मेन बिजनेस है ज्वेलरी प्रोडक्ट को लोगों को बेचना। तो दोनों का अलग अलग बिजनेस है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि दोनों दोनों का सेम बिजनेस है। तो अब देखिए कंपनी का सब सब्सिडरी ग्रुप देखिए, कंपनी हैज एस 100% सब्सिडरी इन REL सिंगापुर, और उसके साथ साउथ अफ्रीका में भी है फेलकम भी, ऐसे मन साउथ अफ्रीका, उसके बाद स्विट्जरलैंड में है, उसके बाद UAE में भी है। और यहाँ पे देखिए कंपनी एक्वायर्ड फेलकम भी इन 2015 फॉर $400 बिलियन। और ये देखिए इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी एंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर इन द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो जिस टाइम एक्विजिशन किया था ये जो फॉलकम भी है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 गोल्ड रिफाइनरी एंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर था, जो अभी भी है। तो आप लोग शायद न्यूज़ में इस कंपनी के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो न्यूज़ वाले इसको कवर करना बंद कर दिया। एक समय था जब
न्यूज़ में ये कंपनी सबसे ऊपर हेडलाइन में रहता था कि भाई राजेश एक्सपोर्ट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100 2000 जो भी होता, 2 वगैरह 3 वगैरह सब कुछ होता। लेकिन जब जब समय बीतते गया, जब जब साइडवेज रहने लगा, तो कोई भी इस कंपनी को अभी नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अभी भी इस कंपनी का दबदबा पूरे वर्ल्ड में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडिया में तो ये एक नंबर का कंपनी है, और उसके साथ इंडिया में तो इसका किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। इंडिया में इसको टक्कर देने वाला कोई कंपनी नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे 2-3 चीज़ है जो कंपनी का थोड़ा खराब है, जो मुझे भी बहुत मतलब थोड़ा सा रिस्क तो लगा मुझे भी वो 3 बार। तो यहाँ पे बाकी ये सब देखिए, रेवेन्यू वगैरह, PLI स्कीम देखिए, गवर्नमेंट का PLI स्कीम का देखिए भरपूर सपोर्ट मिला है कंपनी को। PLI स्कीम जो गवर्नमेंट का 28 जुलाई 2022 को जो निकाला था PLI स्कीम, उसके तहत कंपनी को भरपूर फायदा मिला। और उसके बाद कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए सेंस इन KMP में भी सेंस हुआ है कंपनी का। तो बेसिकली कंपनी का सब कुछ अच्छा ही है, इतना खास नहीं है, मतलब खराब चीज़। अगर आप इसको देखोगे तो लास्ट एडिट है 3 months 4 weeks एगो, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस गिर रहा है, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। उसका मेन रीज़न है कि न्यूज़ में ऐसे बहुत सारे बातें आती है कि कंपनी का अकाउंटिंग फ्रॉड है। क्योंकि कंपनी को अगर आप लोग देखोगे तो एक तरीके से उसको एनालिसिस करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसका सब्सिडियरी ग्रुप है बहुत सारे, और वो जो सब्सिडियरी ग्रुप है उसका भी बहुत सारे सब्सिडियरी ग्रुप है, जिसके कारण आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत कठिन हो जाता है। और वो जो सब्सिडियरी ग्रुप है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी का। बहुत सारे सब्सिडियरी ग्रुप है, और जिसका बैलेंस शीट में एनालिसिस करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ न्यूज़ में भी ऐसे बहुत बार निकला था कि कंपनी का अकाउंटिंग फ्रॉड है, ये है, मतलब ऐसे न्यूज़ निकलते ही रहता है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अदानी की तरफ कोई भी पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़ ही होता है, जिसके कारण आप लोगों को लगातार साइडवेज देखने को मिल रहा है। यही मेन कारण है, ये जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ निकल के आती है कंपनी का फ्रॉड का, या फिर मतलब जो इलीगल है, बहुत बार तो इलीगल भी बोला जा चुका है उसका जो रिजल्ट है उसको। तो यही मेन कारण है जिसके कारण ये सब होता रहता है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो पी रेशियो देखिए एकदम सस्ती वैल्यूएशन है, इन्वेस्ट करने से एकदम परफेक्ट है। ROC देखिए 10.3%, अगर आप लोग एवरेज ROC देखोगे तो 9.26%। तो एवरेज ROC से भी करंट ROC थोड़ा ज़्यादा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ROC में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर 3 years ROC को अगर करंट ROC अगर बीट कर रहा है, उसका मतलब डेफिनेटली तो ROC में तो इम्प्रूवमेंट तो आ ही रहा है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20.2% का आउटस्टैंडिंग लेवल है। PG रेशियो देखिए उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए डेप्ट ना की बराबर है। करेंट रेशियो देखिए 2.43, क्विक रेशियो देखिए 1.67, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग देखोगे तो एंटरप्राइज वैल्यू देखिए मार्केट कैप से भी कम है, और इसीलिए कम है क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं। ऐसा टर्नओवर रेशियो देखिए काफ़ी अच्छा है, 14.5 है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट वेरिएशन देखिए 3 years का 5.90, तो ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑलरेडी ये लीडर कंपनी है, तो लीडर कंपनी में इतना प्रॉफिट वेरिएशन तो एक्सपेक्ट तो नहीं होता है। CMP अपन FCF देखिए ये नेगेटिव में है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। प्राइस टू कैश फ्लो देखिए वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है उसके हिसाब से। और वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो देखिए 517 करोड़, काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है। अगर आप लोग बेसिक अगर रेशियो देखोगे तो PG रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, और जो ROC है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। लेकिन जो एवरेज ROC है उसको अभी बीट कर रहा है, दैट मीन्स थोड़ा इम्प्रूवमेंट में आया है। बाकी अगर आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो जून क्वार्टर में तो रिजल्ट खा चुका है। सेम सिचुएशन जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी का ऐसा होता है, मार्च के मुकाबले जून में सेल्स हर बार कम होता है, क्योंकि अनऑडिटेड रिजल्ट होता है जून में।
2021 में देखिए जून में 64,520 थी, उसके बाद सॉरी मार्च में 64,520 थी, उसके बाद जून में खता था। सेम मार्च 2022 में देखिए 85,000, उसके बाद जून में देखिए 49,000। सेम कंडीशन अभी देखिए मार्च में 1,15,000 और अभी देखिए 85,000। तो ये अनऑडिटेड रिजल्ट है, तो इसके ज़्यादा मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस कंपनी में एक और चीज़ खराब लगा, वो है जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 0% का है। मतलब ये 0% का मार्जिन नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन क्योंकि ये एक की फिगर में दिखाना होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन ने उसको एक ही फिगर में 0 लिख दिया है। मतलब मार्जिन जो है वो काफ़ी हद तक कम है, बहुत ही कम मार्जिन का कंपनी। आज तक मैंने इतना कम मार्जिन का कंपनी दिखा नहीं था, लेकिन प्रॉफिटेबल में है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में है, मार्जिन नेगेटिव में भी होता है। ऐसा भी कंपनी है जो पेनी स्टॉक है, उसका मार्जिन नेगेटिव में भी होता है, लेकिन इस कंपनी का 0 है, फिर भी मार्जिन सॉरी नेट प्रॉफिट 309 करोड़ का आया है। क्योंकि कंपनी का अगर आप लोग देखोगे तो टैक्स रेट देखिए ओनली 2%, ओनली 2%। दैट मीन्स कंपनी टैक्स पे तो केयर करता ही नहीं, और इसी में सब कुछ खेल निकल के आ रही है। अभी न्यूज़ चैनल में बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे निकलता है, बहुत सारे ऐसी खबर निकलता है कि कंपनी का टैक्स रेट क्यों इतना लो है, टैक्स रेट क्यों इतना लो है, या तो फिर कंपनी कोई फ्रॉड कर रहा है, सेबी को दिखा रहा है कुछ अलग और हो रहा है कुछ अलग, जिसके कारण टैक्स में थोड़ा कम दिख रहा हो, या फिर अकाउंटिंग फ्रॉड हो, तो उस तरीके का न्यूज़ निकल के आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वो प्रूफ नहीं कर पाया। अगर ऐसा प्रूफ होता तो डेफिनेटली सेबी तो कंपनी को डीलिस्टिंग कर देता। तो आज तक कंपनी को डीलिस्टिंग नहीं किया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आज तक कंपनी को न्यूज़ तो निकला है, लेकिन आज तक उसको प्रूफ नहीं कर पाया कि कंपनी ने फ्रॉड किया है। सब कुछ वहीं पे निकल कर जाता है कि ठीक है फ्रॉड किया है, न्यूज़ में आया, लेकिन आज तक प्रूफ भी तो नहीं कर पाया ना। कोई भी न्यूज़ एजेंसी इसको प्रूफ भी तो नहीं कर पाया, वो भी तो एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। है अभी भी उस तरीके से चल रहा है, और उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट भी कभी कभार आता रहता है कंपनी के ऊपर, जिसके कारण शेयर प्राइस में इतना तेज़ी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। बाकी पीएनएल के हिसाब से देखिए सेल्स लगातार इनकी होता जा रहा है कंपनी का। न्यू माइलस्टोन रीच किया है कंपनी ने मार्च 2023 में, जो 3 लाख का माइलस्टोन है वो पहले बार के लिए कंपनी ने टच किया है। सेम कंडीशन, मार्जिन देखिए 0%, बाकी अगर आप लोग टैक्स रेट देखोगे तो ओनली 3%, जिसके कारण आप लोगों को जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1432 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि आप लोग देखिए मार्च 2018 में देखिए कंपनी का डेब्ट देखिए 8,770 करोड़, उसके बाद देखिए 6,000, उसके बाद देखिए 1,000, 1,000, उसके बाद देखिए 850 और अभी देखिए 724। ये एक अच्छी कंपनी का निशानी होती है। आप देखिए कंपनी ने डेब्ट 8,000 से लेकर देखिए 724 तक लेकर आया है। क्या अभी आप लोग बोलोगे कि इस कंपनी का मैनेजमेंट घटिया है? क्या अभी भी आप लोगों के बोलने की हिम्मत होगा कि यह कंपनी का मैनेजमेंट घटिया है? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या इस कंपनी का मैनेजमेंट घटिया है? जो मैनेजमेंट अपने जो बोर्डिंग है उसको 8,000 से लेकर 724 तक लेकर आया। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार डाउट होता है, क्योंकि न्यूज़ ऐसा निकलता है कभी कभार, जिसके कारण थोड़ा बहुत डाउट होता है। सिर्फ इशू एक ही ऊपर चीज़ के ऊपर है मेरा, वो है जो कंपनी का मार्जिन है वो एटलीस्ट 1-2% रहता तो भी अच्छा होता है, इतना भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है। आप लोग देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए पॉजिटिव में है, नो इशू। कैश कंपनी के पास है, कैश का कोई इशू नहीं है। रेशियो देखिए कैश का मोटरसाइकिल देखिए 10 डेज। आप देखिए एक एमएनसी कंपनी है, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी। अगर एक एमएनसी कंपनी का अगर कैश का मोटरसाइकिल अगर 3 डेज होता है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? मतलब इस कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में भी नहीं है, होल वर्ल्ड में है। और कंपनी का होल वर्ल्ड से इंडिया का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे पैसा आने तक सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगता है। उससे आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफिशियंसी है। यहाँ पे कई बड़ी ऐसी कंपनी होता है जो सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करता है, फिर भी उसका कैश कन्वर्जन साइकिल 500 डेज या फिर कई किसी किसी का तो 800 डेज तक चला जाता है।
और आप इसको देखिए, एक एमएनसी कंपनी है, लेकिन उसका साइकिल देखिए ओनली 10 डेज। उससे समझ सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफिशियंसी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। आप देखिए सितंबर 2020 से देखिए पूरा आंसर से 55.05050505, नो इशू। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्ट है इस कंपनी का। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने की चीज़ है, जो एफआई है, एफआई ने यहाँ पे अपना होल्डिंग घटाया है। तो वहीं पे अगर हम लोग डीआई का होल्डिंग देखें तो डीआई ने भी अपना होल्डिंग जो है उसको थोड़ा सा लूज किया है, और उसी के चलते पब्लिक ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे यही देखने का ज़रूरत है कि एफआई और डीआई अपना होल्डिंग घटा क्यों रहा है। और सबसे बड़ी रिक्सी फैक्टर यही है कि कंपनी के ऊपर न्यूज़ बहुत आता रहता है, निगेटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा कम ही आता है निगेटिव न्यूज़ के मुकाबले। लेकिन फिर से वही बात, प्रूफ नहीं कर पा रहा है। निगेटिव न्यूज़ तो आ रहा है, लेकिन कोई उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे क्या अकाउंटिंग फ्रॉड दिया है। तो चलिए फटाफट देरी न करते हुए आप लोग को एक बार उसका टेक्निकल दिखा देता हूँ कि टेक्निकल बेसिस कैसा है अभी। तो अगर हम लोग टेक्निकल वाइज देखें तो एक साइडवेज में है, और साइडवेज कब से है आप देखिए। इसको अगर आप लोग देखोगे तो 2015 या फिर 2016 से, हाँ मैं जो आप लोगों को बताया था 2016 से ही देखिए ये साइडवेज से। और आप इसको लेवल देखिए, ऊपर में उसका रेजिस्टेंस है 874 के आसपास, और नीचे में उसका सपोर्ट है 458 के आसपास। और ये मंथली चार्ट है। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि मंथली चार्ट ब्रेक करना किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के लिए इतना आसान नहीं है। डेली चार्ट ब्रेक करेगा, वीकली चार्ट ब्रेक करेगा, लेकिन मंथली चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही बना दिया है ताकि आप लोगों को ये लेवल याद रखिए। ये जो लेवल है 438 के आसपास या फिर 440 आसपास, अगर उसके आसपास अगर आता है तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए और थोड़ा सा उसको देखिए। अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आप लोगों के लिए मैं कोई टारगेट तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये नीचे कब कहाँ तक गिरेगा तो ये नहीं बता सकता अगर इसको ब्रेक करता है। लेकिन इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों से कंपनी ने इस सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। तो आई होप कंपनी अभी नीचे फिर से आएगा, क्योंकि नीचे तो आने ही वाला है कंपनी। डेफिनेटली कंपनी बीच में से नहीं दौड़ेगा, आएगा तो 440 के आसपास आएगा और उसी से रिवर्सल कर जाएगा। तो अगर इसी के आसपास अगर आता है 440 के आसपास, तो आप लोगों के लिए शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ पे। अगर 430 से अगर हम लोग 874 तक भी देखें तो भी लगभग ये डबल ही है। लगभग ये डबल है, लगभग नहीं है तो डबल ही है। अगर कोई अगर यहाँ पे अगर खरीद के 440 के आसपास खरीद के अगर 867 के आसपास अगर बेचता है तो भी उसका पैसा डबल है। तो इस लेवल का आप लोग थोड़ा नज़र पे रखिए और थोड़ा खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मेरे से भी कोई गलती हो सकता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत ही इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से इसको अपने रडार पे रख रहा हूँ और मेरे वॉच लिस्ट में भी है, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के लिए ये कंपनी लेकर आया। और ख़ास करके कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। कंपनी का कोई कंपटीशन तो बहुत कम है कंपनी का, जिसके कारण कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में। बेसिकली मेन लॉजिक यही है कंपनी के ऊपर मेरा, वो है कि कंपनी का कंपटीशन बहुत कम है दूसरों के साथ। तो यही थे मेरा इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस। आई होप आप लोग सब कुछ समझ पा रहे हो कि कंपनी का किस तरीके का बिजनेस है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ खुद से एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो मेरे वीडियो देखकर डायरेक्ट बाय या सेल मत कीजिए। सो अपने से खुद एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।